आज हम बिजनेस स्टडी के कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि पीवाईक्यू की फॉर्म में है, मैनी टाइम्स और मैनी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस इज, यानी कि जो बिजनेस होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ए है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बी है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सी टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डी टू फॉलो गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखो ये सभी जो 4 हैं, 4 जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो हर बिजनेसमैन के होते हैं। लेकिन ये पूछा प्राइमरी का मतलब हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि मैक्सिमाइज क्या करना, प्रॉफिट। ठीक, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में अर्न करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। हमारा बिजनेस करने का उद्देश्य यही होता है। बाकी सारी हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं ये सारे सही है, बट मेन हमारा बी रहेगा। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जो हमारी एकल स्वामित्व होता है जिसमें एक ही व्यक्ति पूरे व्यवसाय को कंट्रोल करता है। तो उसमें इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। जो नोट आ जाए, ट्रू आ जाए, फॉल्स आ जाए, कुछ ऐसे वर्ड आ जाए ना, तो उस पर पहले ही एक सर्कल या फिर अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि हमारा मेन ध्यान उस क्वेश्चन के उस पॉइंट पे जाए कि हमें निकालना क्या है इसका आंसर। तो इसके फीचर्स नहीं पूछा, फीचर्स नहीं है ये पूछा है। तो ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, ये होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। सी है सिंगल ओनरशिप, डी है डायरेक्ट कंट्रोल बाय ओनर। देखो डायरेक्ट कंट्रोल बाय ओनर ये भी होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है तो जब उसका लाइबिलिटी इतना ज़्यादा हो जाए कि वो बिजनेस से उसको पे ना कर पाए तो वो खुद की एसेट्स को बेच के भी उसको पे करना पड़ सकता है, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। सिंगल ओनरशिप नाम से ही पता लग रहा है, एक व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा तो सिंगल ही ओनरशिप होगा, एक ही व्यक्ति का स्वामी मतलब उस पर सारा स्वामित्व होगा। डी डायरेक्ट कंट्रोल बाय ओनर्स, ठीक है, वो डायरेक्ट इस पर कंट्रोल कर पाएगा। बी ऑप्शन इसका नहीं है। क्यों नहीं है बी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का ये फीचर्स ये हमारा कहाँ होता है, कंपनी में होता है। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम रुपए कमाने के उद्देश्य से, मनी अर्न करने के पर्पज से हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें कुछ अर्निंग हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे कि अब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है जहाँ से मनी अर्न होगी, वो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ए है प्लेइंग क्रिकेट, बी है कुकिंग एट होम, सी वर्किंग एज ए टीचर, डी है वॉचिंग टीवी। तो इनके नाम से पता लग रहा है हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एज ए टीचर की फॉर्म में किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे सैलरी मिलती है, यानी कि उसके काम के बदले में रुपए मिलते हैं। बट बाकी तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बाकी काम किए जा रहे हैं। फिर क्या है फोर्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द स्लोगन वन मैन कंट्रोल, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कौन सा संगठन है जिसका स्लोगन वन मैन कंट्रोल। इसके नाम से ही पता लग रहा है वन मैन कंट्रोल का मतलब क्या होगा, एक व्यक्ति द्वारा पूरे व्यवसाय पर कंट्रोल करना। तो साफ पता लग रहा है एक सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है जहाँ पे एक व्यक्ति पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। ए नहीं होगा, बिकॉज ये पार्टनरशिप है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें होते हैं। ज्वाइंट स्टॉक में कंपनी में भी बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो एक अकेला व्यक्ति किसमें होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर सही रहेगा। सॉरी, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये कह रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस होता है ना, जो मतलब पूरे एक फैमिली मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, तो उसकी कौन सी फीचर्स हैं। गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट में ए ऑप्शन में दे रखा है गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट, बी है मेंबरशिप इज एक्वायर्ड बाय बर्थ, सी है फॉर्म बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और डी है अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसकी कौन सी फीचर्स रहेगी, तो इसका ऑप्शन दे रखा है बी, मेंबरशिप इज एक्वायर्ड बाय बर्थ, यानी कि जो भी मतलब किसी भी फैमिली में किसी का जन्म हो जाए, जन्म होते ही उसका उस घर की प्रॉपर्टी पे, उस घर के मतलब बिजनेस में उसका हक हो जाता है। तो ये कह रहा है इसमें कौन सी फीचर्स हैं, तो एक फैमिली बिजनेस में किसी बच्चे का जन्म होते ही वहाँ उसका अधिकार उसको मिल जाता है, यानी कि वो अधिकार अपना प्राप्त कर सकता है। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट, ये कंपनी एक्ट होता है। फॉर्म बाय पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट बनाया जाता है, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपनी वगैरह में होता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसका हमारे पास आंसर रहेगा बी। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, 6 है इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलो एज, यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, उसके अंदर प्रिंसिपल कौन सा फॉलो किया जाता है, वन शेयर वन वोट। ये आया हुआ है, ये पता है स्क्रीनिंग का जो टेस्ट हुआ था ना पीजीटी कॉमर्स का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और ये पता है अब तो लग रहा है कि ये जब आता है ना एग्जाम में तब हम आप पजल हो जाते हैं कि ए आएगा बी आएगा, कुछ ऐसा ही हुआ था कई बच्चों के साथ। तो ए में क्या, वन शेयर वन वोट, वन मैन वन वोट, सी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ठीक होगा, इसका रहेगा बी ऑप्शन। एक आदमी के पास एक वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है, वन मैन वन वोट। क्लियर, फिर आज यानी कि ये है इसका बी ऑप्शन। फिर है 7th में
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पीछे बताया था मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, कि जो मनी अर्न करने के पर्पज से हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, दैट इज वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से पता लग रहा है जो मनी अर्न करने के उद्देश्य से नहीं की जाती, तो उसके अलावा कोई अदर एक्टिविटी की गई होगी तो वो हमारी नॉन क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ टीचिंग इन स्कूल, इससे तो हमारी मनी अर्न होगी, वर्किंग इन ए फैक्ट्री मनी अर्न होगी, डोनेटिंग टू ए चैरिटी, सेलिंग गुड्स, इन सबसे मनी अर्न होती है, सिर्फ एक सी ऑप्शन को छोड़ के, ठीक है। डोनेट करते हैं ना दान में कुछ, तो उसके बदले हमें रुपए नहीं मिलते, तो इसका सी ऑप्शन रहेगा। फिर आ जाएगा एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है जो हम कोई व्यापार करते हैं उसमें सहायक के रूप में हम कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए है मैन्युफैक्चरिंग, बी है माइनिंग, सी है एडवर्टाइजिंग, डी है फार्मिंग। देखो मैन्युफैक्चरिंग हमारा कोर हमारे पास एक्टिविटी है, माइनिंग भी कोर एक्टिविटी है, यानी कि हम जब काम यहीं से शुरू करेंगे, और फिर डी ये फार्मिंग भी हमारी एक कोर एक्टिविटी है। बट एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, कोर एक्टिविटी को आगे बढ़ाने का काम करती है, यानी कि सहायक क्रियाओं में क्या आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। फिर है 9th में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन ए बैंकिंग बिजनेस इज, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन ए बैंकिंग, अभी हमें ये बताना है कि बैंकिंग बिजनेस में हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर कितने हो सकते हैं, ठीक है, कितने अलाउड है, 10 है, 20 है, 50 है, नो लिमिट है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 रहते हैं, मैक्सिमम मेंबर एक बिजनेस में कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। फिर आगे है 10th क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का इसमें से कौन सा बेनिफिट है। ए है लिमिटेड रीच, बी है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, सी है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, और डी है टाइम रिस्ट्रिक्शंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस का इसमें से कौन सा बेनिफिट होगा। ई बिजनेस का मतलब होता है जो ऑनलाइन हम बिजनेस करते हैं उसमें से कौन सा इसका बेनिफिट है। तो लिमिटेड रीच तो होगा नहीं, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट ये भी देखते हैं, सी क्या है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, डी है टाइम रिस्ट्रिक्शन। तो मुझे सी ऑप्शन लग रहा है इसका ठीक होना चाहिए, तो सी ऑप्शन है इसका। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है, एक बंदे की बजाय हम बहुत लंबे टाइम तक आगे कई बंदों तक उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। फिर है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि इसमें से कौन सी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये क्या है, इन्वॉल्व्स रिस्क, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, सोशल सर्विस, एम एट अर्निंग प्रॉफिट। तो इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन रहेगा, सोशल सर्विस, ठीक है। बिजनेस में हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, रिस्क भी होता है, अर्निंग प्रॉफिट भी करते हैं, तो सी ऑप्शन रहेगा सोशल सर्विस, इसका फीचर्स नहीं है इसका बिजनेस का। फिर है 12th में, ए पार्टनर्स वोज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द पब्लिक, यानी कि जो एक पार्टनरशिप में है ना, एक पार्टनर जो है वो फर्म के साथ तो जुड़ा हुआ है बट लोग उसको नहीं जानते, पब्लिक में उसको नहीं जाना जाता, तो वो कौन सा पार्टनर्स होगा। स्लीपिंग पार्टनर्स, एक्टिव तो होगा नहीं बिल्कुल भी, नॉमिनल पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स। तो इन तीनों में से कौन सा होना चाहिए, ये आएगा सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब नाम से पता लगा, लोगों को पता ही नहीं जिस बात के बारे में, तो वो सीक्रेट रखा गया है, सीक्रेट है तो वो सीक्रेट पार्टनर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट में 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज इंश्योरेबल, यानी कि इसमें से किस टाइप का जो बिजनेस है जिसमें रिस्क क्या होता है, इंश्योरेबल होता है, ठीक है, यानी कि रिस्क वहाँ होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेकुलेटिव रिस्क में प्योर रिस्क, बिजनेस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन रहेगा, प्योर रिस्क, यानी कि ये कह रहा है किस टाइप का बिजनेस है, टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज इंश्योरेबल है, यानी कि वहाँ रिस्क इंश्योरेबल रहेगा, तो वहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा प्योर रिस्क। इस टाइप के बिजनेस में हमारे पास क्या होगा, रिस्क इज इंश्योरेबल होगा। फिर है द हेड ऑफ द हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज कोल्ड पार्टनर्स करता। अब हेड पूछा है, जो पीछे अपने पास एक क्वेश्चन आया था ना कि हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली होती है, यानी कि एक ही फैमिली मिलकर बिजनेस को चलाती है, ठीक है, उसका हेड को क्या बोलते हैं, हेड पूछा है, हेड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स तो कहते नहीं है, करता भी करता, सी डायरेक्टर, को पार्टनर्स, पार्टनर सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, उसको कर्ता बोलते हैं, मुखिया होता है ना उसको कर्ता बोलते हैं, फैमिली का हेड होता है वो मुखिया होता है। फिर 15 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हु इलेक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन इलेक्ट करता है, कौन उसको चूज करता है, कौन चुनाव करता है, गवर्नमेंट करता है, क्रेडिटर्स करते हैं, शेयर होल्डर करते हैं, एम्प्लॉइज करते हैं। मे भी वहाँ पे शेयर होल्डर ही करने चाहिए क्योंकि वो उसके स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं करता, क्रेडिटर्स नहीं करते, एम्प्लॉइज भी नहीं करते। फिर है 16 में क्या दिया हुआ है, विच इज़ ए लिमिटेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की लिमिटेशन कौन कौन सी है, मोर कैपिटल, बेटर डिसीजन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सिंपल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लिमिटेशन पूछिए, कमी कौन सी होती है उसमें, तो मे भी तो सी होगा इसका, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा।
क्योंकि बाकी तो फीचर्स लिखा हुआ, बेटर डिसीजन इसकी फीचर्स है। जब भी लिमिटेड पूछा है ना किसी भी चीज़ के बारे में तो ये देखा करो उसमें क्या कमी ढूंढनी है, ठीक है। जब भी कोई एडवांटेज पूछे तो उसमें देखो उसमें क्या खूबी यानी कि क्या गुण देखे हम, और लिमिटेशन जब भी पूछे ना किसी भी चीज़ का देखो उसमें क्या कमी निकाले, तो कमी सी ऑप्शन में निकल रही है, बाकी तो सभी इसके फायदे दे रखे हैं। फिर है 17 में, इंटरनल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विद इन, यानी कि इंटरनल जो आंतरिक जो व्यापार होता है इसका मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विद इन, मतलब जो उस आंतरिक व्यापार में जो माल होता है, गुड्स होता है, वो खरीदा जाता है, बेचा जाता है, किस किस के बीच में होता है ये व्यापार, ए कंपनी के, ए हाउस होल्ड, नेशनल बाउंड्रीज, ग्लोबल मार्केट। तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका ऑप्शन, सी ऑप्शन रहेगा, नेशनल बाउंड्रीज इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ दे रखा है इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, यानी कि जो हम व्यापार करते हैं और व्यापार में कोई चीज़ दूसरे देश से अपने देश में मंगवाते हैं उसको इम्पोर्ट करना बोलते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स क्या होता है, सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्री, बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन इंडिया, नन ऑफ दी अब, तो मैंने बताई दिया, आयात दूसरे देश से बिजनेस में अपने देश में मंगवाना, तो वो होता है बी ऑप्शन रहेगा इसका सही, बी ऑप्शन इसका ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक, यानी कि कॉमर्शियल बैंक, अब नोट आया ना इसको पहले सर्कल कर लो ताकि जब भी हम क्वेश्चन करें ना एग्जाम में गलत नहीं होते, कई क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं हाँ नोट है फिर जल्दी जल्दी में इतना माइंड काम नहीं करता, वो नोट पूछ रहा है कि हम अदर जो बाकी क्वेश्चन पढ़ के नोट को छोड़ के वो आंसर कराते हैं और हमारा आते हुए भी गलत हो जाता है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक इसमें से कौन सी फीचर्स नहीं है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बी है प्रोवाइडिंग लोन्स, इशू करेंसी यानी कि इशू करना, और डी है कलेक्टिंग चेक्स, तो इसमें से कौन सा है इसकी कॉमर्शियल बैंक की फीचर्स नहीं है, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि ये करेंसी को इशू नहीं करता, करेंसी को इशू कौन करता है, आरबीआई बैंक करता है, बाकी लोन प्रोवाइड करना, लोगों की सेविंग डिपॉजिट करना, कलेक्ट चेक करना, ये सारे काम कॉमर्शियल बैंक के होते हैं, और इसका मतलब होता है कि साख निर्माण करना एक तरह से, ठीक है। फिर है 20 क्वेश्चन में दे रखा है कि ई कॉमर्स रेफर, ई कॉमर्स का मतलब क्या बताया था पीछे मैंने, ऑनलाइन ट्रेड करना, ऑनलाइन व्यापार करना, तो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना नहीं, बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट, इस्टेब्लिशिंग शॉप इन रूरल एरिया, यूजिंग ईमेल्स फॉर कम्युनिकेशन, तो इसमें ना हमारे साफ ही पता लग रहा है कि इंटरनेट से जो काम करवाते हैं हम, जो हम व्यापार करते हैं, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी ठीक रहेगा, क्लियर यहाँ तक। फिर है नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी इज, यानी कि मिनिमम नंबर है जो मेंबर के सदस्यों के जो कम से कम जो नंबर है वो एक पब्लिक कंपनी में कितने होनी चाहिए, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम के लिए पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, ये ध्यान कर लेना, पब्लिक कंपनी पूछे तो 7 रहेगा इसका सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट 22 में क्या कह रहा है, द पार्टनरशिप डीड इज, जो पार्टनरशिप संलेख होता है वो क्या होता है, ए है ए वर्बल एग्रीमेंट, बी है एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट, सी है ए रिटर्न एग्रीमेंट, डी है ए कंपनी डॉक्यूमेंट, तो द पार्टनरशिप डीड हमारे पास क्या रहेगा, डीड आ गया ना यहाँ पे, इसका मतलब लिखित में होता है, तो कहाँ इसमें लिखा हुआ कुछ ऐसा बड़ी सी ऑप्शन में दे रखा है ए रिटर्न एग्रीमेंट, या लिखा हुआ जो हमारे पास परफॉर्मा होता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर है 23 क्वेश्चन में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड का मतलब कि हमारे पास कच्चा माल होता है, उसको हम कुछ सपोज करो हम वॉशिंग मशीन बनाने की हमारी फैक्ट्री है, तो उसके लिए तो हमें पुर्जे वगैरह छोटा मोटा सामान सारा कलेक्ट करके तभी तो वो मशीन बनेगी ना, तो जो कच्चा है अलग अलग जो इसके टाइप की जो हम यूज़ करेंगे मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल बोलते हैं, और जो वो मशीन बन के तैयार हो जाती है उसको आप बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है। तो ये कह रहा है कि प्रोसेस जो होती है ना रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक ले जाने की, वो प्रोसेस क्या होती है, तो वो हमारी ट्रेड नहीं होती, ट्रेड में तो हम सेलिंग बाइंग करते हैं, बी मैन्युफैक्चरिंग में कोई चीज़ बनाते हैं, सी में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यानी कोई चीज़ बनी हुई है वो आगे वितरण करना, आगे पहुंचाना, और डी होता है वेयर हाउसिंग, यानी कि हमारे पास क्या है सामान दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए उनको दाम होते हैं ना गोडाउन, वहाँ पे भरना, कुछ ऐसा कुछ होता है इसमें, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बी में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, माल कोई हमें फिनिश गुड्स बनाना हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग से ही होता है। 24 में क्या दिया, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है, ओनली इकोनॉमिक फैक्टर्स, बी है ओनली पॉलिटिकल फैक्टर्स, इंटरनल कंपनी डिसीजन, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग बिजनेस, इसमें से क्या आएगा, ओनली इकोनॉमिक फैक्टर तो होगा नहीं, ओनली वर्ड लिखा हो तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई एक चीज़ डिपेंड नहीं करती, इसे बहुत सारी चीज़ें से रिलेटिव होती है, तो इंटरनल कंपनी ये भी नहीं है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग द बिजनेस, बिजनेस को जो जो इफेक्ट बाहरी जो चीज़ें हैं ऐसी फोर्सेज हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, दैट इज वो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। फिर इसका 25 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट एम्फेसाइजेस वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है जो एम्फेसाइज करता है वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉइज पे एक ही बॉस होना चाहिए, तो इसका कौन सा सिद्धांत है वो, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन तो नहीं होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, दी ऑर्डर,
तो इसमें देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, इन दोनों में से होगा, बी तो होने से रहा और डी भी होने से रहा। तो देखो ए और सी में क्या आएगा हमारे पास, ये रहेगा यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में हमें मिले, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, एक ही बॉस के द्वारा एक ही एम्प्लॉइज़ को ऑर्डर मिले तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड करना उसको। ठीक है, फिर है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम। ये कह रहे हैं इसमें से मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम, यानी कि किसी भी मैनेजमेंट का फंक्शन में हम कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हमारे गोल को अचीव करने के काम आती हैं, तो वो फंक्शन कौन सा है। मतलब मेन ऑल ओवर ये पूछा है कि ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं, रूल बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है। तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, सी है कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग में तो स्टाफ को हमें उसे इंक्लूड करना होता है, कंट्रोलिंग में कंट्रोल करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट तैयार किया जाता है भी हाँ यहाँ पे ये काम किया जाएगा, यहाँ पे ये काम किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव डिसाइडिंग जहाँ पे भी होगा ना ये वर्ड आ जाए, कीवर्ड है ये, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग रहेगा, ए ऑप्शन प्लानिंग। ठीक, प्लानिंग में करते हैं ये सारी चीज़ें। फिर आता है 27, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब रेफर टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि राइट यानी कि सही व्यक्ति को सही काम देना, ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है प्लानिंग नहीं होगा, कंट्रोलिंग नहीं होगा, स्टाफिंग या फिर डायरेक्टिंग में से इन दोनों में से एक होगा। तो सी ऑप्शन होना चाहिए स्टाफिंग, क्योंकि हम स्टाफ को फील कर रहे हैं यानी सही व्यक्ति को सही काम दे रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइन लिखी है ना ये वाली। फिर है 28 क्वेश्चन में क्या दिया है, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच फैक्टर इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का फैक्टर है जो क्या करता है, डीमोनेटाइजेशन करता है इंडिया में। तो यहाँ पे पॉलिटिकल है, लीगल है, इकोनॉमिक है, सोशल है। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा इकोनॉमिक। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर रहेगा सी ऑप्शन। क्लियर। फिर है 29 में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें से नोट को पहले सर्कल करो। फिर ये कह रहा है इसमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसमें से देखो कौन सा रहेगा, सी और डी में से मिलेगा, डी मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी। ये नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक पॉलिसी है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई टाइप है। फिर नेक्स्ट दे रखा है 30 क्वेश्चन है, द एब्रीविएशन LLP स्टैंड फॉर, यानी कि LLP को हम कैसे स्टैंड करेंगे, लीगल लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लो लेवल पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। डी है इसका लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप, तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये तुम्हारा +1 में है, +2 में फर्स्ट चैप्टर के अंडर में आता है। ये LLP की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, लीगल और इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो इसमें लिमिटेड पे जाना, लीगल पे मत जाना। ठीक है, और ये तो दो बिल्कुल भी नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। शायद ये लास्ट क्वेश्चन, तो आज हमने 30 क्वेश्चन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये यूज़फुल भी रहा होगा सेशन। तो मैं उम्मीद करूँगी आप, अगर आपको अच्छा लगा है ये तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं आगे थोड़े और क्वेश्चन को बढ़ा के और अच्छी क्वालिटी के मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी अभी तक तो मैंने कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने जितना भी कंटेंट दिया है ऑथेंटिक दिया है। ठीक है, कहीं पे भी ये नहीं लगता मुझे कि मैंने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे डाल दिया, नहीं, जो मैंने डाला है तुम देख लेना कि कोई भी एग्जाम में कहीं पे भी ये क्वेश्चन लगभग सभी में कहीं ना कहीं मिलेंगे, मैंने शॉर्ट डाला हो या वीडियो डाला हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव कर पाऊँ। सो थैंक्स।